Hello students and a very good morning or good evening to all of one. Today we have to study the measurement of conductivity and molar conductivity of electrolytic solution. जैसे कि सर आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में फोकस करने वाले हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में, और उसी सॉल्यूशन को हम जनरली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में ही डील करना है। तो सर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली। फिर से सुनना, एक्सपेरिमेंट से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए थ्योरेटिकली डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला तो बना लिया, पर एक्सपेरिमेंटली हम लोग उसे डिटरमाइन कैसे करते हैं जरा ये जान लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, आप सभी को ये तो पता है कंडक्टिविटी क्या होता है। अगर आप ये सीख गए ना तो इसको भी आप आसानी से एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे। तो आपको बस इस पे फोकस करना है कि सर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। तो आप सभी को कंडक्टिविटी की डेफिनेशन तो पता ही होगी। सर बिल्कुल, क्या होता है कंडक्टिविटी? सर अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो उस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ले लो। उस सॉल्यूशन के कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को ले लो और उसकी कंडक्टेंस को नाप लो। उसकी कंडक्टेंस को जब मेजर करोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी सर होती है कंडक्टेंस ऑफ कितने सॉल्यूशन की? सर इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या फिर आप जनरली सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया सर समझ में? बिल्कुल, कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो उसके उस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की कंडक्टेंस मेजर कर लो, वही कंडक्टिविटी होती। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस मेजर करना इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। क्लियर है? तो कुल मिला के कंडक्टिविटी, अगर हम लोग कंडक्टेंस को मेजर करना सीख गए तो नॉर्मल सी बात है सर कंडक्टिविटी भी मेजर कर लेंगे। और आप सभी को पता है कि कंडक्टेंस जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के सर रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको कंडक्टेंस निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि रेजिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, किसी सॉल्यूशन का अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। और सर अगर हमें कंडक्टेंस पता चल जाए ना तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। तो एक डायरेक्ट शब्दों में बात बोले कि कंडक्टिविटी को अगर निकालना है किसी भी सॉल्यूशन के लिए तो आप उस सॉल्यूशन का क्या निकाल लो? रेजिस्टेंस। तो बताओ क्या? if you want to determine the conductivity of solution then you must have to determine the resistance of solution। आपको सबसे पहले सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस निकाल लिया तो कंडक्टिविटी आसानी से निकल आएगी। तो हमें क्या सीखना है सर? रेजिस्टेंस। तो फॉर मीजरिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर मीजरिंग क्या? द रेजिस्टेंस, for measuring the resistance of solution, अगर हमें किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो वी यूज 2 थिंग्स। तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री में सर वो कौन से? पहला है कंडक्टिविटी सेल। क्या है बेटा? कंडक्टिविटी सेल। और दूसरा है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। कंडक्टिविटी सेल और दूसरा है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, अगर आपके पास कंडक्टिविटी सेल और व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आप किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लें, फिर हम ये जानेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला टारगेट कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, फिर इन दोनों को किस तरीके से यूज करें जिससे किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकल आए। तो चलिए सर हम लोग पहले पढ़ते हैं कंडक्टिविटी सेल के बारे में। चलिए सर,
चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टिविटी सेल के बारे में। रेजिस्टेंस को निकालने के लिए जो पहली चीज हमें चाहिए वो क्या है? कंडक्टिविटी सेल। सर कंडक्टिविटी सेल होता क्या है? बेटा कंडक्टिविटी सेल एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक डिवाइस जिसका यूज किसी डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये तो आप पढ़ ही चुके हो सर, बिल्कुल। अगर डेफिनेशन तो वैसे नहीं आएगी पर आपको जाननी जरूरी है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन। बेटा क्या डिटरमाइन करते हैं इसकी मदद से? हम लोग अभी हाल ही पढ़ा है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, क्या बेटा? द रेजिस्टेंस ऑफ ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का और उसके आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो आप कंडक्टिविटी सेल का यूज करके आप कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहली बात सर, कंडक्टिविटी सेल दिखता कैसे? देखिए कंडक्टिविटी सेल तो कई सारे तरीके के बनाए गए पर सबका प्रिंसिपल एक ही होता है। जरा ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है कंडक्टिविटी सेल के जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर उन्हीं में से मैं एक कंडक्टिविटी सेल आपके सामने बना देता हूं। जरा ध्यान से देखिए सर, क्या कि कंडक्टिविटी सेल रियलिटी में दिखता कैसे है। ठीक है, कई सारे मॉडल होते हैं इसके। चलिए सर, दिख रहा है ना सर? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, टेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। मेन चीज तो सर यही है कि समझ में आना चाहिए। आर्टिस्ट तो है नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाए, एक गोला बराबर एक गोला बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, अब क्या किया मैंने, यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगा दी इस वायर से, ये लगा दी इलेक्ट्रोड, मेटल की प्लेट। यहां भी सर एक मेटल की प्लेट लगा दी एक वायर से कनेक्ट करके। क्लियर है? बिल्कुल सर, आ गया सर समझ में। जरा ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से ही देख रहे हैं। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग किससे? बैटरी से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से। क्लियर है? इसको भी ऐसे बंद कर दो सर। अब सर आर्टिस्ट तो है नहीं हम लोग, केमिस्ट्री वाले आर्टिस्ट तो होते नहीं है, पर ट्राई कर सकते हैं। सर ये जो आपको दिख रहा है ये कंडक्टिविटी सेल की एक डिजाइन है। तो सर ऐसे ही कंडक्टिविटी सेल दिखता है और इसी के बीच में सर हम लोग क्या भर देते हैं? यहाँ पे कंडक्टेंस जो सॉल्यूशन है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसको हम लोग भर देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया? अब जरा ध्यान से देखिए, इस कंडक्टिविटी सेल में दो चीजें फिक्स रहती हैं। बताइए क्या? एक, इससे जो ये जो आपको प्लेट दिख रही है ना, इलेक्ट्रोड, इसका एरिया ए, इसका भी एरिया क्या है? ए। इलेक्ट्रोड प्लेट का जो एरिया है वो फिक्स रहता है। और दूसरी चीज क्या फिक्स रहती है? इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या? एल और ए। तो हम सर एक बात कह सकते हैं, बताइए क्या, कि कंडक्टिविटी सेल में दो चीजें फिक्स रहती हैं। इन कंडक्टिविटी सेल एल लेंथ और एरिया आर क्या फिक्स रहता है। तो इसी से सर एक कांस्टेंट डिटरमाइन किया गया है, सेल कांस्टेंट। क्या? सेल कांस्टेंट। हर एक कंडक्टिविटी सेल का, हर एक कंडक्टिविटी सेल का एक सेल कांस्टेंट होता है और सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं जी स्टार से। किससे सर? जी स्टार से, जो कि होता है लेंथ अपॉन एरिया। जहां सर बताइए एल क्या है? आप बताओ एल क्या है? सर एल है लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड प्लेट और ए इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट। ये किसी भी कंडक्टिविटी सेल में ये दो चीजें हमेशा क्या रहती हैं? फिक्स रहती हैं, जिसकी मदद हम लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे। आया नहीं आया सर? बताइए क्या? ये सर आपके सामने कंडक्टिविटी सेल बना है। कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड प्लेट होती है और उनके बीच में सॉल्यूशन भरा रहता है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? और इलेक्ट्रोड प्लेट का एरिया फिक्स रहता है और उन दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है। उसी से कांस्टेंट डिटरमाइन किया हम लोगों ने, क्या? सेल कांस्टेंट। और एक पर्टिकुलर सेल के लिए, हर एक कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। और वो कौन सी? एल अपॉन। इस सेल कांस्टेंट को डिनोट कैसे करते हैं? जी स्टार से। क्लियर है? आ गया सर? नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है आप लोगों ने जान लिया। इसी में उस सॉल्यूशन को भरते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब सर रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं ये और जान लेते हैं। उससे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। चलिए,
चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या नाम है सर? व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कंडक्टिविटी सेल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और दूसरा है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम लोग पढ़ेंगे सर व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज और कंडक्टिविटी सेल दोनों की मदद से कैसे हम किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखिएगा। कंडक्टिविटी सेल के बारे में तो पढ़ चुके हैं ना सर? बिल्कुल, उसी के अंदर तो सॉल्यूशन को रखते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब पढ़ते हैं क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज और इसकी वर्किंग। अच्छा, आप सभी को पता होगा इसकी वर्किंग तो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, पर हम ये मान के चलेंगे कि आपको वर्किंग नहीं आती। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो सीख जाएंगे। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिए। तो मैं एक व्हीट स्टोन ब्रिज ड्रॉ करता हूं सर, ठीक है? बिल्कुल सर, ये ड्रॉ किया मैंने, ये ड्रॉ किया क्या सर? व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो, एक्सपेरिमेंट में जाओ, लैब में करने जाओगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा नहीं दिखता। नहीं तो कह दो सर हमारे सर ने तो ऐसा बताया और आप पता नहीं कैसे बना रहे हो। जब थ्योरेटिकली समझाने के लिए यूज करते हैं तो हम लोग ऐसा बना लेते हैं। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। रेजिस्टेंस भी ऐसा थोड़े ना दिखता है, बना देते हैं समझाने के लिए। इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बीच में बेटा इसके लगा दिया क्या? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें चार रेजिस्टेंस हैं, R1 और ये R2 बेटा, ये R3 है और ये R4 है। क्लियर है बेटा? ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज कर सकते हैं। और जो R3 और R2 है ये नॉन रेजिस्टेंस है, जिनकी वैल्यू हमें पता है और फिक्स है। क्लियर है? R4 सर वो रेजिस्टेंस है जो अननोन है, मतलब जिसकी वैल्यू को हमें पता करना है। मतलब एक बात समझ में आया कि व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी भी चीज का रेजिस्टेंस को निकालना है तो उसे यहां पे लगा दो, और उस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होंगे? दो ऐसे रेजिस्टेंस होंगे जो फिक्स होंगे और एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सर होगा क्या? जब तक इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा तब तक ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ना वो डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? डिफ्लेक्ट। पर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से इसकी वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि सर इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो। मतलब इसकी वैल्यू को इस तरीके से चेंज करो या ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा उस कंडीशन को सर हम लोग नुल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुल पॉइंट। नुल पॉइंट क्या होता है सर? नुल पॉइंट पे इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। और पता कैसे चलता है सर? गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ना वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, पता चल जाएगा कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्लियर है सर? तो सर उस नुल पॉइंट पे क्या होता है? नुल पॉइंट पे एक्चुअली बेटा ये कंडीशन आ जाती है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये कंडीशन होती है। और आप बताओ इससे आप R4 की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, R2 इंटू R3 अपॉन R1। R4 क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से किसी भी चीज का हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। अब हमें क्या जानना है? अब हमें यह जानना है कि सर हम कंडक्टिविटी सेल और व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से किस तरीके से सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, यहीं देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे? हमें सर क्या निकालना है? कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसी का तो रेजिस्टेंस निकालना है सर। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे? जो R4 दिख रहा है आपको, R4, ये जो R4 दिख रहा है आपको, इसको रिप्लेस कर दोगे बाई कंडक्टिविटी सेल। इज रिप्लेस्ड बाई कंडक्टिविटी सेल। बहुत ध्यान से देखना,
R4 इज रिप्लेस्ड बाई कंडक्टिविटी सेल, मतलब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हटा के हम कंडक्टिविटी सेल लगा देंगे। क्यों लगा देंगे कंडक्टिविटी सेल? क्योंकि बेटा हमें किसका रेजिस्टेंस निकालना है? कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका। मतलब हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसकी जगह जो हमारे पास सॉल्यूशन है, यही तो सॉल्यूशन था सर, देखो, या फिर हम इसको ऐसे बना दें सर, बिल्कुल ये है, ये मान लीजिए जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेट लगी हुई है सर, ठीक है, ऐसे डिजाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, उसको यहां कनेक्ट कर दिया, तो यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? कंडक्टिविटी सेल। कह दो सर आपने कंडक्टिविटी सेल थोड़ा अलग बनाया था, बेटा वैसे ही बना के इसमें जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अब क्या है, यहां पे वही वेरिएबल रेजिस्टेंस, बाकी सारी चीजें फिक्स है, बस R4 की जगह हमने कंडक्टिविटी सेल लगा दिया, और उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने? R4। और इसका रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल लेंगे? ऐसे ही, व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। कैसे? हम लोग पहले इसमें करंट पास करेंगे, करंट पास हो रहा होगा, null पॉइंट पे क्या होगा? एट null पॉइंट। मतलब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से इस तरीके से वैल्यू को एडजस्ट करेंगे कि पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो। जैसे ही फ्लो नहीं होगा तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन क्या होगा बेटा? R4। और R4 किसका रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ कंडक्टिविटी सेल। तो आप R4 की वैल्यू को निकाल लोगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R2 इंटू R3 अपॉन क्या बेटा? R1। तो R4 क्या है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, जो कि आप किसकी मदद से निकाल लोगे? डिटरमाइंड फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज, या डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, WSB मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, और कंडक्टिविटी सेल की मदद से आप R4 की वैल्यू निकाल ली। अब रेजिस्टेंस से बेटा क्या निकल आता है? आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर क्या? रो एल अपॉन ए। होता नहीं होता सर? बिल्कुल होता है, यही तो होता है बेटा, बिल्कुल। आपको बताओ, इस सॉल्यूशन के अंदर आपको एल की वैल्यू पता ही है। अरे सेल के अंदर लेंथ हमने बताया था ना, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, और इस इलेक्ट्रोड प्लेट का ये आपको पता है, ये पता है, ये आपने व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लिया, तो क्या निकाल आएगा? रो निकल आएगा। और रो निकल आएगा तो बेटा आप सभी को पता है रो बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कापा। क्या होता है? रो बराबर 1 अपॉन कापा। तो रो से क्या निकाल लेंगे? कापा। कापा मतलब कंडक्टिविटी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। मतलब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज और कंडक्टिविटी सेल की मदद से सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालेंगे, और रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग रेजिस्टिविटी निकालेंगे, और रेजिस्टिविटी की मदद से हम लोग कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, जो हमारा मकसद था। और सर एक बात बताओ, अगर कंडक्टिविटी आ गई तो मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल ही सकते हैं, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पता होगा, कापा निकल आया, लैम्डा एम भी निकल आएगा। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो अब आपको पता चल गया कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की मदद, मतलब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकाल सकते हैं। सर इन दोनों को निकालना हो तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लो, और सॉल्यूशन को रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, कंडक्टिविटी सेल और व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल के अंदर उस सॉल्यूशन को भर देते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और उस कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर देते हैं अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे। R4 की जगह हमने उसको रिप्लेस कर दिया, और व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं null पॉइंट पे आके। और रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम सेल कांस्टेंट की मदद से रेजिस्टिविटी निकल आती है, और रेजिस्टिविटी की मदद से कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की मदद से मोलर कंडक्टिविटी भी निकल आती। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा। यकीन मानिए ये पेपर में अभी तक नहीं आया इससे, पर मैंने पढ़ा इसलिए दिया क्योंकि वो एनसीईआरटी का पार्ट था, और मैं ये चाह रहा था कि एनसीईआरटी की सिंगल चीज आपकी कोई भी छूटे ना। मतलब जब भी आपका कभी बुक पढ़ने का मन हो तो आप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ चुके, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो अब सर हम लोग क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड सर कितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं? रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं,
सर कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, मोलर कंडक्टिविटी के तो न्यूमेरिकल लगा लिए। और अब एक नया टर्म पढ़ा है इसके बीच में, अगर आपको याद हो, सेल कांस्टेंट, जिसे हम लोग जी स्टार से नोट करते हैं L/A। हर पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। तो अब इनका यूज करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं हम लोग उसको यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को कंसीडर करते हैं। चलिए सर अब हम लोग लगाते हैं न्यूमेरिकल। पर न्यूमेरिकल लगाने से पहले अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सबको एक बार समराइज कर लें। समराइज करने का मतलब ये नहीं कि उन टॉपिक को फिर से डिटेल में पढ़ना, सर बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें सर दो चीजों की आवश्यकता होती है। सर पहली चीज कि उनका फॉर्मूला क्या है, और दूसरा उनके फॉर्मूले में यूनिट्स कौन सी यूज करेंगे। बस अगर इन दो चीजों की आपको जानकारी मिल गई तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हो। चलिए सर, तो हम लोग पहला टर्म हम लोगों ने जो पढ़ा था डिटेल में वो था सर रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम सभी को पता होता है ρL/A। सर क्या होता है ρL/A। और सर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ये भी आप सभी को पता है, सर क्या होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। और यहां पे सर जो रो होता है इसे क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इस बात को आप लिख लेना चाहें तो L को लेंथ और A को एरिया। क्लियर है। अगर कंडक्टर सॉलिड है तो L को लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर वो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो L क्या है, दो इलेक्ट्रोड की प्लेट के बीच की डिस्टेंस, और A इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट। क्लियर है सर। खैर इतनी जानकारी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जानो R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ और A इज द एरिया। क्लियर है। दूसरा सर फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा था, सर क्या, रेजिस्टिविटी। सर रेजिस्टिविटी क्या होता है, सर इस यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका, RA/L। सेम है, कोई अलग नहीं है, दिमाग मत लगाना, यहीं से निकाल लिया मैंने। फिर हम लोगों ने पढ़ा सर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी की यूनिट तो आप सभी को पता होगी सर, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है सर, ओम इनवर्स, या फिर हम लोग जनरली सीमेन यूज करेंगे। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सर कापा। कापा बराबर क्या होता है 1/ρ। रो मतलब बेटा क्या होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है रेजिस्टिविटी। और कापा की यूनिट आप हमेशा याद रखना साइमन मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। बिल्कुल सर। कापा को क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। अगर ये इनमें से कोई भी एक यूनिट लिखिए तो समझ जाना वो कापा की वैल्यू है। बिल्कुल। और एक नया टर्म है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है सर जी स्टार, अभी हाल ही में पढ़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको डिटेल में नहीं पढ़ा तो अभी जान लेते हैं सेल कांस्टेंट। सर ये एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, और जी स्टार बराबर क्या होता है L/A। अच्छा सर इसकी यूनिट क्या होगी आप खुद ही बता दो, ये तो आप लोग खुद ही बता सकते हो। अगर इसकी मीटर है तो मीटर अपॉन और नीचे मीटर स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्या दो, या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। क्या सर इसका कोई और फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है। देखो यहाँ पे L/A को हम क्या लिख सकते हैं R/ρ लिख सकते नहीं लिख सकते। तो सर इसका एक फॉर्मूला और बन गया R/ρ। एक फॉर्मूला सर और बन सकता है, बताइए क्या सर 1/ρ को क्या बोलते हैं कापा, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं R इंटू कापा। क्लियर है नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सर एक बात बताइए, अगर आपको सेल कांस्टेंट निकालना हो, या तो ये दोनों के बिनो, या तो ये दोनों के बिनो, या ये दोनों के बिनो, आप सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं हम लोग को यूज करने हैं। और सर मोलर कंडक्टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग अब लगाएंगे नहीं। क्लियर है सर। अगर बीच में यूज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है ना उसका फॉर्मूला सर। बिल्कुल लैम्डा एम, उसकी तो बात ही मत करो सर। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। एक ये होता है और उसी का फॉर्मूला आपका ये भी होता है कापा अपॉन एम। सर बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो और ये और यूनिट मोल पर लीटर, और ये वाला जब साइमन मीटर इनवर्स हो और मोल पर मीटर क्यूब हो। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने टॉपिक हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं हम लोग एक बार लगा लें। अब लगाने में थोड़ा मजा आएगा, नहीं तो हमें पता है तुम लोग भूल जाते हो। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी क्या दोस्तों बहुत टाइम हो गया, अरसों बीत गए, अब न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, इसीलिए मैंने एक बार समराइज करा दिया। अब न्यूमेरिकल लगाने में क्या आएगा सर, मजा आएगा। अब हम लोग लगाते हैं न्यूमेरिकल। चलिए
चलिए सर, अब हम लोग लगाते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। पर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपको फॉर्मूले मस्ट है कि आपको याद होने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये लिखा है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। देखिए ये सॉल्यूशन दिया गया और उसका कंसंट्रेशन दिया गया और ये टेम्परेचर दिया गया है और रेजिस्टेंस इस सॉल्यूशन का दे रखा है हमें 1500 ओम। तो मतलब बेटा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1500 ओम। कितने सॉल्यूशन का? इतने सॉल्यूशन का। जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का इतना है तो सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो इतना है। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट क्या होगा? मतलब G स्टार बेटा क्या होगा? सेल कांस्टेंट को किससे नोट करते हैं? G स्टार से। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इसी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन सेम है, कहना सेम सॉल्यूशन की अगर कंडक्टिविटी इतनी है, बेटा कंडक्टिविटी तो आप सभी जानते हैं, कापा से डिनोट करते हैं। किससे? कापा से। 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये दे रखा है। G स्टार निकालना है और R और कापा दे रखा है। बेटा आप सभी को पता है G स्टार के मैंने कई सारे फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो L/A होता है, एक बताया था मैंने R/ρ और एक बताया था R इंटू कापा। बताया था नहीं बताया था? बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? सर ये वाला। R गिवन है हमें, कापा गिवन है, हम लोग G स्टार निकाल सकते हैं, मतलब सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे R इंटू कापा और R की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 1500 और कापा की वैल्यू 0.146 इंटू 10 की पावर -3। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.219 और सेंटीमीटर इनवर्स आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है। क्लियर है सर? तो ये आ गई आपकी G स्टार की वैल्यू। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस ये है और इसी सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट निकालना है अगर उसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी इतनी है। बहुत आसान है। G स्टार बराबर R इंटू कापा, R की वैल्यू रखी, कापा की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। G स्टार की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी, मीटर इनवर्स वो हमने इससे डिसाइड कर लिया। अगर यहाँ मीटर इनवर्स होता तो इसकी यूनिट मीटर इनवर्स हो जाती। क्लियर है? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स है तो इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो चलो सर अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मतलब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए सर अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन लगाना सर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चीजें पूछी गई है और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपके डाउट बहुत ही कम बचेंगे। तो चलिए सर हम इस सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH, ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये कंसंट्रेशन की दी गई, मतलब मोलरिटी की। तो मोलरिटी की वैल्यू बेटा कितनी दे दी गई? आपको मोलरिटी की वैल्यू दी गई है 0.05 मोलर या मोल पर लीटर बोल सकते हो। क्लियर है सर? बिल्कुल। ऑफ डायमीटर, यहां पे सर आपको डायमीटर दिया गया है कितना? 1 सेंटीमीटर। डायमीटर का क्या यूज होगा हम लोग क्वेश्चन के आगे समझ जाएंगे। लेंथ आपको दे रखी है बेटा कितनी? 50 सेंटीमीटर। और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, यूनिट से ही पहचान लो, रेजिस्टेंस दे रखा है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। क्लियर है सर? कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, क्या क्या निकालना है आपको? रेजिस्टिविटी मतलब रो निकालना है, कंडक्टिविटी मतलब कापा निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम भी निकालना है। तो एक साथ 3 टॉपिक कवर। अब एक बात बताओ, आपको रो कैसे निकालोगे? आप सभी को ये फॉर्मूला तो पता है ना, R बराबर रो L/A। सर बिल्कुल। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/L। R आपको पता है? सर बिल्कुल पता है। L आपको पता है? सर पता है। क्या A पता है? नहीं। एरिया कैसे निकालते हो? सर एरिया डायमीटर नहीं निकालते हैं, एरिया हम लोग निकालते हैं रेडियस से। तो डायमीटर से बेटा क्या निकल आएगा? रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2। और अगर रेडियस आ गया तो एरिया भी निकाल सकते हैं। बेटा जो कॉलम है वो सर्किल की तरह होगा तो उसका एरिया कितना होगा? πr² और पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14 और r की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.785
और एरिया की बेटा क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सर, बिल्कुल लगभग सॉल्व करना इतनी ही आएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका आ गया, एरिया को किससे नोट करते हैं ए से। अगर एरिया आ गया बेटा तो ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा सर, बिल्कुल लग जाएगा। रो बराबर आर, आर की वैल्यू 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। क्लियर है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 0.785। क्लियर है सर, और एल की वैल्यू कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप वैल्यू रखते हो बस। हाँ मानते हैं कैलकुलेशन में आप अटकोगे कोई दिक्कत नहीं, पर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनकी कैलकुलेशन काफी आसान होती है। क्लियर है, चलिए सर अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 50 यहां रख दिया, फॉर्मूले में रख दो, आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करोगे तो सर आंसर आ जाएगा। और आंसर जो आएगा वो 87.13 समथिंग आ जाएगा, 1325। क्लियर है, और रो की यूनिट क्या होती है सर ओम मीटर, पर यहां पे क्या आएगा ओम सेंटीमीटर। तो सर रो आ गया, बिल्कुल। अब रो के बाद आप क्या निकाल सकते हो कंडक्टिविटी। सर आपको पता है रो बराबर 1 कापा होता है सर, बिल्कुल सॉरी कापा बराबर हम कह सकते हैं 1 रो हो सकता है, कह सकते नहीं कह सकते बिल्कुल। तो बताइए रो की वैल्यू कितनी है सर 87.1325। क्लियर है, तो सर इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप इसको डिवाइड करोगे 0.0011 या फिर 0.00 आएगा बेटा, ठीक है 1148, और कितना होगा 0.01148, और कापा की यूनिट आप सभी को पता है सर कितनी होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है सर, बिल्कुल। अब क्या बचा है निकालने को मोलर कंडक्टिविटी। सर आप सभी को पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी के दो फॉर्मूले होते हैं, कापा अपॉन एम इंटू 1000। यही वाला यूज करोगे सर, बिल्कुल, क्योंकि कापा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है और मोलरिटी किसमें है मोल पर लीटर में, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कापा वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 0.01148, या फिर इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन मोलरिटी की वैल्यू कितनी है 0.05। आप बेटा इसको सॉल्व करो, इसको जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा लगभग 229.6। और बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें पूछी है। देखो ये चीजें आपको गिवन थी, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी थी, तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला किया। हमें आर पता था, एल पता था, तो पहले हमने ए निकाला, डायमीटर से रेडियस, रेडियस से एरिया, इस फॉर्मूले में रख दिया तो हमारा रो आ गया। रो आ गया तो रो से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आ गई तो हमने फिर क्या निकाल लिया मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता है काप अपॉन एम इंटू 1000। इस तरीके से तीनों आंसर हमारे निकल आए। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगाने वाले हैं हम लोग ये काफी हटके है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लगाए ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट है और ट्रिकी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को आप लगा लोगे। चलिए सर, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 200 ओम। पहली लाइन में आप पढ़ो और देखो कि कौन कौन सी वैल्यू गिवन है आपको। ये तो आप समझिएगा कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी आपको गिवन है 0.01, एम का मतलब मोल पर लीटर। क्लियर है, चलिए एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। इस 200 ओम मतलब आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, ठीक है। द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, कह रहे कंडक्टिविटी सेल है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी स्टार से। उसकी वैल्यू यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है बेटा एक। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर कुछ भी बोल दो, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है सर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है मतलब लैम्डा एम निकालना है। मैंने बोला था इस क्वेश्चन में ध्यान वहां देना है कि निकालना क्या है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर क्या होता है बताइए। सर लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम, यही तो होता है सर। एम हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो अगर हमें कापा मिल जाए
तो हम लैम्डा एम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमारा मकसद है कि सर कापा को कैसे निकालें। जी स्टार गिवन है, क्या जी स्टार के किसी फॉर्मूले में कापा होता है? सर बिल्कुल होता है। जी स्टार का एक फॉर्मूला होता है आर इंटू कापा, अगर आप सभी को याद हो, बिल्कुल याद है सर, आर इंटू कापा। जी स्टार की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 200, आप कापा इससे या कप्पा इससे आप निकाल सकते हैं 1/200 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। क्लियर है? इसमें वैल्यू रख दो आप। तो कापा की वैल्यू बेटा होगी 1/200 इंटू 1000 और इसकी एम की वैल्यू 0.01। ठीक है सर, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000/0.01 इंटू 200। 0 से 0 कट गए और पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आ जाएंगे, मतलब 1000 आ जाएगा और 2 और ये आ जाएगा 500। मतलब अगर हम कहीं यहां लिखे थे इसकी वैल्यू, ठीक है, लैम्डा एम की वैल्यू जो वैल्यू दी गई है वो आई है 500 यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। बस क्लियर है सर? कोई डाउट है? क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हमें जो निकालना है उसका तुरंत फॉर्मूला लिखो। क्या उसकी सारी चीजें गिवन है? अगर गिवन है तो कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। अगर कोई चीज गिवन नहीं है तो वो कहां से निकाल सकते हैं, उस पर फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आ गया सर? चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए